हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे डिजाइन फॉर असेंबली के पार्ट 2 का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बूथरॉयड ड्यूहर्स्ट डीएफए मेथड का। अब क्या है दोस्तों, बूथरॉयड ड्यूहर्स्ट मेथड क्या है? ये सिस्टमैटिक वे है जो हमारे डिजाइन को इवेलुएट करता है, इंप्रूव करता है बाय रिड्यूसिंग पार्ट काउंट्स एंड सिंप्लीफाई असेंबली। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? हमें हर पार्ट को, एवरी पार्ट को चेक करना है। अगर वो नेसेसरी है तो उसको रखना है, या रिप्लेसेबल है या कंबाइन उसको कर सकते हैं तो उसको रखना है। अगर वो अननेसेसरी है तो हमें उसको रिमूव कर देना है। ये इसका सिंपल मीनिंग है। अब दोस्तों, बूथरॉयड डीएफए मेथड में 3 क्वेश्चंस है और ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 क्वेश्चंस के आंसर यस है तो हम उस पार्ट को रखेंगे। अगर इन 3 क्वेश्चन के आंसर नो है तो हम उस पार्ट को रिमूव कर देंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा, डज दिस पार्ट मूव? क्या ये पार्ट मूव हो रहा है क्या एज कंपेयर टू अदर पार्ट? अगर ये एज कंपेयर टू अदर पार्ट मूव हो रहा है तो हम उसको रखेंगे, या फिर उसको वो अननेसेसरी है समझ के हम उसको निकाल देंगे। जैसे गियर और शाफ्ट है, जो गियर है वो शाफ्ट को रोटेट करती है, ये शाफ्ट है वो गियर को रोटेट करता है। तो ये दोनों की हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, इज दिस पार्ट डिफरेंट और स्पेशल? क्या होगा, हम क्या पूछेंगे, क्या ये पार्ट किसी डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है क्या, या इसका कोई स्पेशल पर्पस है क्या इस पार्ट का? जैसे हमारी ये जो आयरन है उसका इंजन है, इंजन कवर है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक गैसकेट रखा हुआ है जो रबर सील का काम करता है, जो लीकेज से प्रिवेंट करता है हमारे इंजन को। तो ये क्या है, रबर का यूज है। तो ये किसका आंसर क्या है, यस है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर अगर यस है तो ये पार्ट को हम रहने देंगे। या इसका आंसर नो होगा, वो किसी काम का नहीं होगा और डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा मेंटेनेंस से रिलेटेड। जब भी हम किसी पार्ट का मेंटेनेंस कर रहे होंगे तो हम क्वेश्चन करेंगे, डू वी नीड टू रिमूव और रिप्लेस इट? मींस वो पार्ट को हमें कंप्लीटली रिमूव करना है या उसको रिप्लेस हम कर सकते हैं। जैसे डू वी नीड टू रिमूव दिस पार्ट फॉर रिपेयर और मेंटेनेंस? उसको रिपेयर करने के लिए उसको निकाल कर नया लगाना है, या फिर मेंटेनेंस के लिए उसका जो मंथली मेंटेनेंस होगा उसके लिए उसको रिमूव करना है या रिप्लेस करना है। तो अगर उसका आंसर, जैसे फिल्टर, फिल्टर क्या करना पड़ता है हमें, जब कुछ टाइम उसको सर्विस करना पड़ता है, उसको अच्छे से धोना पड़ता है, या फिर उसको रिमूव कर देना पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई पार्ट होगा जो रिप्लेसेबल होगा, जो मेंटेनेंस के लिए होगा, अगर उसका आंसर होगा यस, तो हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे या फिर हम उसको निकाल देंगे। अगर दोस्तों सभी क्वेश्चन का आंसर नो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उस पार्ट को निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, या फिर उसको किसी और पार्ट के साथ कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम जो असेंबली की इफिशियंसी है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले के थ्रू। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो असेंबली टाइम कंसेप्ट है उसको देखेंगे। तो जो हमारा असेंबली टाइम होता है वो डिपेंड करता है हैंडलिंग के ऊपर। हैंडलिंग मींस वो उस पार्ट को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए कितना टाइम लग रहा है, और दूसरा क्या, उसको इंसर्ट करने के लिए, मींस असेंबली में फिट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो ये दोनों का टाइम ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे असेंबली करने में। जितने ज्यादा पार्ट होंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ज्यादा हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो असेंबली को इफिशियंसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू एन मिनिमम एंड डिवाइडेड बाय टी असेंबली। एन मिनिमम क्या होगा, मिनिमम थ्योरेटिकल पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स। मींस हम अभी डिजाइन कर रहे हैं, हम ये स्टार्टिंग में ही करेंगे, तो हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्ट कितने हो रहे हैं तो उसको मिनिमम करेंगे। मींस हमने डिजाइन को रिड्यूस किया है, 3 क्वेश्चन अप्लाई किए, पार्ट को जो कंपोनेंट को रिड्यूस किया है, अब जितने भी कंपोनेंट बचे होंगे वो थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्ट होंगे। और क्या करेंगे, हम उनका एक थ्योरेटिकल टाइम कंसिडर करेंगे कि इसको असेंबल करने में कितना टाइम लग रहा है सेकंड के अंदर। तो टोटल असेंबली टाइम इन सेकंड हम यहाँ पर कैलकुलेट करें। इससे जो भी वैल्यू आएंगी, जितनी ज्यादा वैल्यू आएंगी तो उतनी ज्यादा हमारी हायर इफिशियंसी होगी और बेटर डिजाइन होगा। चलिए अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब सपोज कीजिए कोई असेंबली है, तो हम पहले पूछेंगे हाउ मच टाइम इट टेक टू असेंबल ऑल पार्ट्स। तो हमें क्या मिला, 60 सेकंड लग रहे हैं टोटल पार्ट को असेंबल करने। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करें। तो यहाँ पर क्या हमारे 3 पार्ट है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 60, तो 0.15 है। तो इफिशियंसी क्या है हमारे असेंबली की, 15%। अब क्या हुआ, 15% इफिशियंसी तो बहुत कम है। तो हमने क्या किया, फिर से हमारे डिजाइन को मॉडिफाई किया, डिजाइन को ऑप्टिमाइज किया, और डीएफए की गाइडलाइन, डीएफए के रूल हमने उसमें अप्लाई किए। फिर क्या किया, हमने जो नंबर ऑफ पार्ट है उनको रिड्यूस किया। मींस नंबर ऑफ पार्ट तो सेम ही रहे, हमने जो असेंबली का ऑपरेशन है उनको रिड्यूस किया। तो इससे क्या होगा, जो हमारा असेंबली टाइम है वो बच गया, वो हो गया 30 सेकंड। तो हमने क्या किया, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 30, तो 9/30 ये होगा 0.3। मींस 30% इफिशियंसी हमारी न्यू इफिशियंसी है। मींस हमने
15% से हमारे डिजाइन है उसकी इफिशियंसी को इम्प्रूव किया है। और ऐसे ही हमें ऑप्टिमाइज करते जाना है, ऑप्टिमाइज करते जाना है। जब कब तक ऑप्टिमाइज करना है, जब तक हमें हमारा फाइनल डिजाइन नहीं मिल पाता, मीन्स उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइज ही नहीं कर सकते, उसके पास हमारी फंक्शनैलिटी मीट ही नहीं होगी या फिर मैन्युफैक्चरिंग में एरर आएगी, तब तक हमें उसे ऑप्टिमाइज करते ही रहना है। तो हमें क्या मिलेंगे, हायर इफिशियंसी मिलेंगे। हायर इफिशियंसी मीन्स हमारे जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। चलिए कवर प्लेट असेंबली का सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। अगर हम उसका डीएफए नहीं करेंगे प्रॉपर, तो वहां पर क्या होंगे, सपोज कीजिए 8 स्क्रू है और वो भी डिफरेंट साइजेस की, और मैनुअल अलाइनमेंट हमें करना पड़ रहा है, मीन्स वहां पर हम ऑटोमेटिक कोई भी प्रोसेस यूज नहीं कर पा रहे। तो विद डीएफए हम क्या कर पाएंगे, उसी 8 स्क्रू को 4 स्क्रू में कन्वर्ट कर पाएंगे, और सेल्फ अलाइनमेंट फीचर वहां पर हम फीचर हम जो असेंबली है उसमें दे पाएंगे, और इजी फिक्सिंग हमारे पार्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो असेंबली टाइम रिड्यूस होगा, एरर से रिड्यूस होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा कॉस्ट रिड्यूस होगा। अब देखिए दोस्तों, फाइनल क्या है हमारा, जितने एक डीएफए और डीएफएम में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर बैलेंस करना पड़ता है डीएफए और डीएफएम को फाइनल। तो अगर सोचिए हम कम पार्ट है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट बन जाएगा, और कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग होगा, मींस मैन्युफैक्चरिंग टाइम बढ़ जाएगा। असेंबली टाइम तो रिड्यूस होगा लेकिन मैन्युफैक्चरिंग टाइम बढ़ जाएगा। और जितने ज्यादा पार्ट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग टाइम तो कम होगा लेकिन क्या होगा, असेंबली करना उसका बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, डीएफए और डीएफएम को बैलेंस करना पड़ता है। डीएफएम मींस डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है उसको रिड्यूस करते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों, हमारा जो डीएफए है, डीएफए करने के बाद भी हमने पार्ट का को रिड्यूस नहीं किया है और असेंबली टाइम को रिड्यूस नहीं किया, जो असेंबली प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई नहीं किया, तो ये क्या होगा, सिर्फ थ्योरेटिकल होगा, कोई हम फाइनल मींस डीएफए नहीं कर रहे। डीएफए क्या करता है दोस्तों, जो हमारा प्रोडक्ट डिजाइन है उसको इंप्रूव करता है बाय रिड्यूसिंग, सिंप्लीफाइंग एंड मिनिमाइजिंग टाइम एंड कॉस्टिंग। जो डीएफए है वो पार्ट को रिड्यूस करेगा, असेंबली को सिंप्लीफाई करेगा और टाइम को मिनिमाइज करेगा। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो तभी हमने प्रॉपर डीएफए किया है, कुछ वैल्यूबल डीएफए किया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी इंजीनियर चैनल। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियोज आएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो के पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।